Math with SP, sir. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है सारणिक। 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं पीछे, अब हम आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। क्या है? सारणिक। तो पहले जान लेते हैं कि सारणी क्या होता है। ठीक है, जैसे आयु थी, जो हमारे आयु थी वो एक प्रकार की, क्या आयु एक प्रकार की व्यवस्था है। व्यवस्था कैसे? जैसे हम उसमें बताते थे ना कि पंक्ति में है अवयव, स्तंभ में है, बराबर है, या ऐसे कितने अवयव है, मतलब एक प्रकार की व्यवस्था बढ़ती थी। लेकिन सारणिक अवयव जैसी व्यवस्था नहीं है। तो फिर क्या है सारणिक? कि सारणिक है उसका एक संख्यात्मक मान है। सारणिक का एक संख्यात्मक मान है। क्या है? संख्यात्मक मान। आयु का कभी संख्यात्मक मान नहीं होता है। आयु एक प्रकार, जैसे एक कोई आयु है उसको सरल कर वापस हमें आयु प्राप्त होता है, चाहे उसको जोड़ लो चाहे गुणा कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, लेकिन सारणिक में एक संख्यात्मक मान यानी एक मान प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरी बात देखें कि आयु में क्या होता है। आयु में पंक्ति और स्तंभ है। पंक्ति व स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, यानी उनका क्रम कोई जरूर नहीं है बराबर हो। जैसे 2 into 3 है, 3 into 3 है, 4 into 3 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सारणी क्या है कि सारणिक एक प्रकार का वर्ग अवयव है। क्या है? वर्ग अवयव। अर्थात सारणिक में हमेशा पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर ही होती है। ये चीज और हो गई आपकी सेकंड नंबर। ठीक है, ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड। या इसलिए बता रहा हूं, मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, यानी इनकी तुलना कर रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं कि इसमें ये एक व्यवस्था थी, कोई मान नहीं आता था संख्यात्मक, लेकिन सारणिक में एक संख्यात्मक मान आएगा। ठीक, अवयव में पंक्ति और स्तंभ कितने भी, यानी कोई भी क्रम का हो सकता था, लेकिन सारणिक में एक प्रकार का वर्ग अवयव, मतलब इसमें हमेशा पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ठीक, फिर आगे देखें तो देखो, जैसे एक अवयव दे रखा है ए बराबर ए आई जे। ठीक है, तो इसमें ए या मोड में ए या मोड में ए सारणिक होता है। ये क्या कहलाता है? इस अवयव का सारणिक कहलाता है। ठीक है, इस अवयव का क्या कहलाता है? सारणिक। अब यहां पे मैंने मोड बोल दिया। ठीक है, सुनना, मैंने मोड बोल दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे सारणिक का मान -3 आ गया तो आप उसको +3 लिख दो। ये पूरा रोंग है। मैंने मोड बोला जरूर, मोड के टाइप है, लेकिन मोड नहीं है। मोड नहीं है अर्थात मापांक का जो मापांक है ना वो नहीं है यहां पे। यानी मान प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिन्ह चेंज कर देना। ठीक है ना, इससे कोई फर्क, ये मोड नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज जरूर ध्यान रखना। ये हो गया आपके सारणी के बारे में कुछ बेसिक चीज। ठीक है, अब हम आगे देखें सारणी किस प्रकार से होती है। जैसे देखो, पहले हम द्वितीय क्रम की सारणी देखते हैं कि ए बराबर, जैसे ए बराबर देख रहा है हमें, मोड ए बराबर 2 3 5 2। द्वितीय क्रम का मतलब क्या हुआ? 2 into 2 का। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अग्रग विकर्ण। अग्रग विकर्ण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अग्रग विकर्ण, और ये हमारा होता है पिछला विकर्ण। पिछला विकर्ण। ठीक है, अब इसका हम करते हैं प्रसार। क्या करते हैं? प्रसार, यानी मान निकालते हैं इसका प्रसार। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो कि अग्रग विकर्ण को गुणा करो अवयवों को,
2 दूनी 4, अग्र विकर्ण को गए जो अग्र विकर्ण है उसके अवयवों का गुणा माइनस पिछले विकर्ण, माइनस का चिन्ह आएगा हमेशा बीच में दोनों के अग्र विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण, ठीक है। 5 3 15, यानी जो आपके सारणी का मान है वो आ गया माइनस में 11, ठीक है ना। अब यहाँ देखो मोड लगा हुआ है, ऐसा आप कर दो 11 आएगा, मोड लगा है नहीं, यहाँ पे मोड का कोई काम नहीं, बस बता रहे हैं मोड की तरह, लेकिन ये सारणी का एक संकेत होता है, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना आप। तो ये हो गया आपके द्वितीय क्रम का, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं तृतीय क्रम का सारणिक में कि 1 2 5 -2 3 4 6 -2 -3, ये है तृतीय क्रम का 3 × 3 का, ठीक है। तो क्या करें इसमें कि इसमें सारणिक में एक बात होती है कि जैसे पंक्ति और स्तंभ में एकांतरित क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। क्या मतलब कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस फिर माइनस फिर वापस प्लस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से क्रम है ना। एक एकांतरित क्रम में पहले धनात्मक आ रहा है फिर ऋणात्मक फिर धनात्मक फिर ऋणात्मक, तो ये चिन्ह आपके बहुत ही काम आएंगे जब आप संक्रियाओं वाले क्वेश्चन सिद्ध करोगे। इसमें भी बहुत काम आएगा जब आप इसका प्रसार करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हम प्रसार करते हैं, वो चिन्ह जरूर काम में लेने हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे यहां मैंने किया, देखो कि 1 लिया मैं R1 से प्रसार कर रहा हूं, R1 से प्रसार करने पर। अब देखो एक बात प्रसार किया ही तो प्रसार क्या है, प्रसार है वो हम स्तंभ से भी कर सकते हैं और हम पंक्ति से भी कर सकते हैं, यानी कोई भी पंक्ति से कर सकते हैं कोई भी स्तंभ से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सारणी का मान प्राप्त होगा। चाहे आप R1 से करो, R3 से करो, C2 से करो, C3 से करो, किसी से भी करो, लेकिन लिया जाएगा क्या, एक पंक्ति या एक स्तंभ, यानी एक पंक्ति या एक स्तंभ से प्रसार किया जाएगा, उसी के अवयव से किया जाएगा। देखो जैसे मैं R1 से कर रहा हूं, यहाँ पे देखो कि R1 का अवयव ये है ना, ये है R1, ठीक है। तो एक अब हम इसके स्तंभ, इस अवयव के स्तंभ और पंक्ति को क्या दमन, मतलब इसको हटा देते हैं। इसको मैं हटाऊंगा तो बचेगा क्या, ये बचा ना 3 4 -2 और -3। तो यहाँ पे एक आपकी चीज में क्लियर कर देता हूं, जो ये बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, उपसारणिक। क्या बोलते हैं, उपसारणिक। ये एक पॉइंट और क्लियर है आपका, यानी किसी भी अवयव की पंक्ति या स्तंभ का दमन करने पर जो शेष सारणिक बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, उपसारणिक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, उपसारणिक, ठीक है। तो R1 का मैं करता हूं यहाँ पे प्रसार, देखो R1 का कि पहला अवयव 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज बच गई, ठीक है ना, उपसारणिक। 3 को अग्र विकर्ण का गुणा, 3 को 3 से गुणा किया 9 -9 आएगा, माइनस ये था ना कि अग्र विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण, अग्र विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण। तो अग्र विकर्ण तो ये हो गया 3 3 9, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। और 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ रहे गुणा करने से, और इस माइनस के कारण क्या हो जाएंगे, प्लस के 8। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि यहाँ पे माइनस का एक चिन्ह आ जाता है कि अग्र विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण, मैंने 3 4 बार बता दिया, ये चीज जरूर ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो ये 2 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा ना, मतलब यहाँ पे ये कितने हैं, माइनस का 2 है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना, एक चीज ये मोस्ट, इसमें प्रसार में सबसे मोस्ट चीज है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति, बचा क्या, -2 6 4 और -3, यही तो बचा। ये देखो ये निकालने के बाद -2 6 4 -3 गुणा किया अग्र विकर्ण का, कितना आ गया, +6। पिछले विकर्ण गुणा किया 24 और माइनस लग जाएगा, अग्र विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि 3 नंबर अवयव है इसका 5, और यहाँ पे क्या आता है, प्लस ही आता, तो +5 ही रहेगा, ठीक है। अब इसका ये स्तंभ ये पंक्ति, तो ये बच गया उपसारणिक। 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस पिछला विकर्ण 36 18, ठीक है। तो देखो कितना बच गया, -1, ये बच गया आपके देखो 18 माइनस का, और माइनस से गुणा होगा +36, और यहाँ पे देखो -13 और 5 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, -65।
तो -66 प्लस 30, सॉरी प्लस 36, तो कितने बच गए? 30 बच गए। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या होता है सारणिक का प्रसार। एक बार और ध्यान रखना कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम सारणिक का प्रसार कर सकते हैं, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, C1 C2 C3, सेम मान आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि करना एक ही पंक्ति से है। R1 से किया तो R1 के ही 3 अवयव काम में आएंगे, C1 से किया C1 से तो C1 के ही 3 अवयव काम आएंगे। ठीक है। और जिस अवयव को निकालते हैं हम तो उसके पंक्ति और स्तंभ है उनका दमन कर देते हैं, यानी उनको भूल जाते हैं हम। तो जो पीछे बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? उपसारणिक। उपसारणिक अर्थात 2 into 2 के क्रम का बच जाता है ना, तो अग्र विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो और ये जो आपके एकाग्र कर्ण वाले है ना, धनात्मक और ऋणात्मक मान, बस यही है इसमें सारणिक में। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। तो अब हम आगे देखो इसके थोड़े गुणधर्म हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, जो आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है संक्रियाओं वाले, उनमें काम आएंगे। जैसे मैं पहला गुणधर्म देखता हूं कि पहला गुणधर्म, ठीक है, कि यदि किसी सारणी की पंक्ति व स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में, देखो यदि किसी सारणी की पंक्ति व स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, यानी सारी पंक्तियां स्तंभ बनेगी और सारे स्तंभ पंक्तियां बनेगी, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यानी सारे स्तंभ पंक्ति में और सारी पंक्तियां स्तंभ में बदलेंगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि अवयव में अगर हम ऐसा कर दें तो अवयव पूरा का पूरा क्या होता है? चेंज हो जाता है ना, अवयव चेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है ना। सेकंड इसी से रिलेटेड, मैं नंबर देखो किताब वाले नंबर से नहीं बता रहा हूं, मैं साथ साथ में बता रहा हूं, ऐसा नहीं किताब में पहला नंबर ये दूसरा नंबर, मैं सीधे बता रहा हूं। देखो ये बता दी याद रखने के लिए कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति व स्तंभ को बदल दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी प्लस का मान है तो वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का मान है वो क्या हो जाएगा? आपके प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो आपके गुणधर्म हो गए। देखो कि यदि किसी सारणिक की पंक्ति व स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होता है? सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि किसी सारणी की दो पंक्ति व स्तंभ को बदल दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो दो तो ये हो गए। फिर हम देखते हैं तीसरा कि किसी सारणिक की दो पंक्तियां और दो स्तंभ, यानी या तो दो पंक्तियां या दो स्तंभ के अवयव समान हो तो सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। यानी या तो कोई दो पंक्तियां या फिर कोई दो स्तंभ, उनमें सारे अवयव समान है अगर एक जैसे, यानी दो स्तंभ सर्वसमय या दो पंक्तियां सर्वसमय मतलब एक जैसे दिखने वाली है, तो सारणी का मान हम सीधा क्या लिख देंगे? शून्य। उसके नीचे लिख देंगे भाई R1 R3 के अवयव समान है, या R2 R3 के, या C1 C2 के जो भी दे रखे हैं उनके अवयव समान है, इसलिए सारणी का मान क्या है?
शून्य होता है। वहां जरूरी नहीं है गुणधर्म 4 लिखो वगैरह, आप लाइन लिख दो ना पूरी कि 2 पंक्तियां जैसे भी जो भी है नाम देके कि इनके अवयव समान है, तो इसलिए सारणी का मान क्या है, शून्य है। अब सारणी का मान और कब शून्य होता है, किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव शून्य हो। ठीक है, कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य रहता है। ठीक है, 4 नियम क्लियर। पहला क्या था कि यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर यानी पूरे के पूरे पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदले तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सेकंड, कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति और 2 स्तंभ परस्पर आपस में बदले, ऐसा नहीं 2 पंक्तियों को 2 स्तंभों में 2 स्तंभों 2 पंक्तियों में, यानी R1 R2 को चेंज करें या R2 को R3 ऐसे आपस में चेंज कर दे तो सारणी का मान तो वही रहता है, लेकिन वो शून्य मतलब उसका चिन्ह बदल जाता है। फिर हमने देखा सारणी का मान शून्य कब होता है कि जब 2 पंक्तियां स्तंभ के अवयव समान हो या फिर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो सारणी का मान 0 होता है। ठीक, तो ये 4 मोस्ट हो गए आपके। एक और चीज देखो, जैसे मैंने उसमें आपके अदिश गुणन बताया था अवयव में, अदिश गुणन कि किसी अवयव को मैं बाहर से किसी अदिश यानी संख्या से गुणा करवाऊं तो वो प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, लेकिन सारणिक ऐसा नहीं होगा। सारणिक में क्या होगा, जैसे मैं ए यहाँ पे दे रखा है, देखो 2 5 6 8 3 2 -1 4 -2 ये दे रखा है। ठीक है, तो अवयव में तो हम गुणा करवाते थे तो प्रत्येक अवयव से गुणा होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे या तो एक पंक्ति से गुणा करेंगे या फिर एक स्तंभ से गुणा करेंगे। और जब हम इसमें से कॉमन भी लेंगे, अवयव में कॉमन लेते थे तो पूरे अवयव में से कॉमन आता था, यानी प्रत्येक अवयव में से हम कॉमन बाहर ले लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक पंक्ति या एक स्तंभ, यानी एक पंक्ति या एक, जैसे यहाँ पे 6 है तो देखो यहाँ पे ये कौन सा है, इसको हम C1 बोलेंगे ना, तो C1 में क्या है, 2 कॉमन में है ना, तो यहाँ लिखेंगे C1 से 2 कॉमन लेने पर, ठीक है ना, तो इसमें से ही कॉमन आएगा, इनमें से नहीं आएगा। ये कहने का मतलब यही है कि कॉमन लेंगे तो भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से, ठीक है, और अगर बाहर से भी गुणा करवाएंगे तो या पंक्ति से गुणा होगा या स्तंभ से गुणा होगा, पूरे सारणिक से गुणा कभी नहीं होगा, यानी प्रत्येक अवयव से गुणा नहीं होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है, देखो जैसे यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 15 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो ऐसे नहीं मैं एक साथ में एक चीज से कॉमन ले सकता हूँ, 2 से भी ले सकता हूँ कि C1 से 2 वे C2 से 5 कॉमन लेने पर, यानी 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों में से एक साथ हम कॉमन ले सकते हैं और गुणा भी करवा सकते हैं। जैसे C1 को 5 से, C2 को 3 से गुणा करने पर, यानी लिखना पड़ेगा आपको कि किसको किससे कर रहे हो, 2 को एक साथ में आप कर सकते हो, ठीक है ना। संक्रिया लगाएंगे आगे तो भी आप 2 संक्रियाएं साथ में लगा सकते हो, ठीक है। तो एक नियम आपका ये अदिश गुणन वाला हो गया। एक आपका होता है जब सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ 2 अवयवों के योग के रूप में, देखो जैसे एक सारणी देख रखी है कि x + 3 x - 2 x + 4 2 3 6 5 -2 1, यानी जो C1 है इसमें देखो 2 अवयव आपस में योग के रूप में, तो इसको मैं 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकता हूं। कैसे, देखो सारणिक बराबर कि x x x, यहां में से पहला अवयव ले लिया, फिर ये 2 वापस, देखो 2 3 6 5 -2 और 1 प्लस, अब ये बच गया देखो कौन सा, 3 -2 और 4, और ये देखो 2 3 6 5 -2 1, यानी इसको मैंने 2 सारणिकों को तोड़ दिया, देखो ठीक है ना। यदि कि सारणी की पंक्ति या स्तंभ 2 अवयव के योग के रूप में आए तो उसको हम 2 जो सारणिक है उनके योग के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके देखो
जो मेन टाइप से नियम थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन सारणी के, जो आपकी प्रश्नावली में क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखेंगे, और देखेंगे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का आता है। तो हम देखते हैं प्रश्नमाला 4 के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सारणी दे रखी है, देखो ए बराबर 2 4 1 8 5 2 और लास्ट पंक्ति में -1 3 और 7। ठीक है, अब यहां पे इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, उपसारणिक व सेखंडज, यानी प्रत्येक की उपसारणिक और सेखंडज। देखो हमें पता है कि पहली पंक्ति में पहला व्यू A11 है, फिर A12 है, A13 है, ठीक है ना, A21 है, A22 है, A23 है, फिर A31 है, A32 है, A33 है। यानी इन सब अवयवों की हमें क्या ज्ञात करनी है, उपसारणिक और सेखंडज। तो पहले हम कर लेते हैं उपसारणिक। उससे पहले क्या क्वेश्चन को कितने नंबर आता है आपका, प्रश्न संख्या आती है आपके 17 एग्जाम में, इन एग्जाम, और 3 नंबर की। एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो वो आता है लगभग आपका 90% जो संक्रियाओं वाला क्वेश्चन होता है, सिद्ध करने वाला। या फिर आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन है, उपसारणिक और सेखंडज याद करो। ठीक है ना, छोटा पूल है लेकिन 90% चांस आपके होते हैं संक्रिया वाले क्वेश्चन के। ठीक है ना, तो अब इसको देखते हैं अब कि उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे A11 की उपसारणिक, A11 की उपसारणिक देखो, A11 ये है 2, इसकी उपसारणिक, तो क्या करना है, स्तंभ पंक्ति, ठीक है, इसका दमन करना। बाकी क्या बच गया, देखो 5 3 2 7, 5 3 2 और 7। अब देखो अग्रक विकर्ण है ये, 5 7 कितने हो गए 35, माइनस पिछला विकर्ण 3 2 6, कितने हो गए 29, कंप्लीट। इसी तरीके से अब A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33 सब की इस तरीके से हम निकाल लेंगे उपसारणिक, बहुत इजी तरीके। जैसे मैं इसका निकाल के बताऊं कि A22 की उपसारणिक, A22 की उपसारणिक, ठीक है, या फिर यहां पे ऐसे लिख सकते हो आप 2 की उपसारणिक, ठीक है, या 5 की उपसारणिक। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं A11 और A22 मैंने लिखा है क्योंकि अगर बाई चांस देखो जैसे यहां 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दिया करो A11 A22 जो भी आप निकाल रहे हो, तो इसकी उपसारणिक निकालते, ये रहा A22, तो ये गया इसका स्तंभ, ये गई इसकी पंक्ति, क्या बचा 2 और 7 -1 और +1, -1 और +1, ये बच गई उपसारणिक। अग्रक विकर्ण 7 14 माइनस पिछला विकर्ण, तो -1 को 1 से गुणा किया कितना -1 और आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो अग्रक और पिछले विकर्ण के बीच में माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम प्रत्येक अवयव की क्या निकालते हैं, उपसारणिक। ये मैंने आपको पहले बता दी। मैंने आपको बताना है कौन सा, सेखंडज, ये नहीं बताया। देखो सेखंडज क्या होता है, जैसे सेखंडज है उसको वैसे लिखते हैं, देखो कि सारणी के सहखंडज, सारणी के सहखंडज। देखो कि A बराबर हो जाएंगे, देखो F11 F12 F13 F21 F22 F23, ठीक है, F31 F32 F33, ठीक है, ये होता है सारणी के सेखंडज। जैसे मैं F11 निकालूं, F11, ठीक है, F11 यानी ऐसे लिख सकते हो A11 का सेखंडज, A11 का सेखंडज है F11। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपके A11 दे रखा है, ठीक है ना, इन दोनों का हम करते हैं योग। योग कितना आएगा 1 1 2, सम में आएगा 1 आता है, देखो इसका आएगा 1 और 2 का किसमें, विषम में। तो ये याद रखने की बजाय आप ये याद रख लो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
जो मैंने अभी शुरू में बताए हैं, ये चीज आप सीधी सीधी याद रख लो, ठीक है ना। सिर्फ करना क्या है, F11 बराबर देखो पहले प्लस है ना, तो प्लस चिन्ह रहेगा कि इसकी उपसारणिक जैसे A11 की है ना, तो प्लस प्लस चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, ऐसे लिख दो यहाँ पे A11 की उपसारणिक, A11 की उपसारणिक यानी जो मान मैंने निकाला था, ठीक है ना। फिर जैसे F12 निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, 12 में देखो F12 में यहां माइनस आता ना, तो माइनस A12 की उपसारणिक, A12 की उपसारणिक। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, ये दोनों साथ में पूछेंगे, तो हम उपसारणिक तो पहले निकालेंगे ना, तो यहाँ पे सीधा आपको मान नहीं रखना है, सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस, वो आपके क्या हो जाएंगे सेकंड। बहुत ही इजी चीज है, ठीक है ना। उपसारणिक मैंने बताई है, आराम से निकाल सकते हो, उन्हीं की वापस आपको सेकंड निकालनी पड़ती है। तो मान तो आपके पास पहले से निकाला हुआ है, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको चिन्ह देख रहे हैं, सिर्फ समझ आ गया, सिर्फ आपको चिन्ह देख के चिन्ह का गुणा करवाना, तो वो क्या कहलाएंगे सेकंडर्स, ठीक है। तो ये आप आराम से निकाल लेना, मैं आपको बताऊंगा सारे जो आपके संक्रिया वाले क्वेश्चन है, हम उन सभी क्वेश्चनों का पूरा पूरा हल करेंगे, ठीक है ना। तो इनमें इतना कुछ है नहीं, बहुत इजी चीज, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम फटाफट ये जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, फिर हम ध्यान देंगे संक्रिया वाले सारे क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। कि सॉल्यूशन नंबर 2 का क्या है कि सारणी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, बिना विस्तार के, बिना विस्तार यानी बिना प्रसार, ठीक है ना, यानी इसमें कुछ संक्रिया लगानी है। देखो जैसे सारणिक देख रखा है, सॉल्यूशन नंबर 2, जैसे एक सारणिक है, ठीक है, ए से कर दो या फिर ऊपर ये चीज लगा दो मोड के टाइप, ठीक है ना, सेम बात है। 49 है, 39 है, 10 है, 1 है, 7 है, 2 है, ठीक है, 6 है, 4 है और 1 है, ठीक है। तो मैं इसको सीधी भी कर सकता हूं, तो संक्रिया कैसे कि मैं इसमें संक्रिया लगा दूं, इसमें R3 सॉरी ये C3 है ना, कि C3 में मैं संक्रिया लगा दूं, क्या कि 8C3 8 से गुणा करूं अगर इसको मैं, 8 से 48, 8 चौक 32, 8 एकम 8, फिर प्लस कर दूं मैं किसको, C2 को, ये ना, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C3 को मैंने 8 से गुणा किया और C2 को प्लस कर दिया, देखो 8 से 48 1 49, ठीक, फिर 8 चौक 32 और 7 39, आगे 8 एकम 8 और 10, तो आगे ना मैं गुणधर्म बताया कि जब किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो, ठीक है, तो उसका मान शून्य हो जाता है, हो जाएगा एक, तो ये ठीक है। एक संक्रिया और कौन सी लगा सकते हैं हम, कि एक संक्रिया हम लगा सकते हैं ये वाली C1 में कि C1 माइनस 8C3 प्लस C2, ठीक है, 8C3 प्लस C2, 8 से गुणा करके ये जोड़ेंगे तो 49 आएगा ना, तो 49 में से 49 गया 0, 39 में से 39 0, 10 में से 10 0, तो ये C1 क्या हो जाएगा पूरा 0 0 0। तो गुणधर्म बताया था ना मैंने, देखो मैं लगा देता हूं दोनों संख्या, इससे करते हैं तो क्या होगा, देखो तो सारणी का हो जाएगा कि 49 39 और 10, 1 7 और 2, संख्या किसमें लगा रहे हैं C3 में, तो C1 और C2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, C3 में होगा क्या कि 8 से गुणा करो पहले तो, और फिर ये जोड़ दो C2, तो 8 से 48 यानी 49, फिर अगला हो जाएगा 39, फिर अगला हो जाएगा 10। तो यहां लिख देंगे हम कि C1 व C3 के अवयव समान है, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा। कंप्लीट, ठीक है। और ये संक्रिया लगाऊं, देखो तो C1 माइनस 8C3 प्लस C2, तो यहां पे आपके देखो सारणिक आ जाएगी प्रथम में 0 0 0, ठीक है ना, 1 7 2 6 4 1, ये लगाते ही तो यहां लिख दोगे सारणिक में C1 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा, ठीक है ना। ये तो गुणधर्म आ गए ना, बिना विस्तार के अगर जो आपके संख्या वाले क्वेश्चन पूछे, ये इस तरीके से बिना विस्तार में या मान ज्ञात करना हो, उसमें आप एक चीज ध्यान रखोगे, कौन सी, कि या तो
किसी दो स्तंभ या पंक्ति के अवयवों को सेम कर दो, या फिर ये कोशिश करो कि किसी भी स्तंभ या पंक्ति, एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसी संक्रिया आपको इसमें ढूंढनी है, इसमें से ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। आराम से थोड़ा दिमाग लगा के देखो, 1 मिनट में आप संक्रिया निकाल सकते हो। तो बिना विस्तार से जिसमें मान ज्ञात करना, उसमें दो ही गुणधर्म आपको ध्यान में रखने, एक तो किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य कर दो, या फिर किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयवों को समान कर दो। तो क्या होगा, सारणी का मान 0 प्राप्त होगा। और लगभग क्वेश्चनों में इनका मान क्या आता है, शून्य ही आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही करना है आपको। देखो कि अगर यहां पे देखो, ये वाला देखो क्या है, देखो बी माइनस प्लस माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस ए, तो ये होती है पंक्तियां। कई बार संक्रिया लगाने में गलती कर देते हो कि इनको आप स्तंभ बना देते हो, ये इस टाइप से चलेंगे ना, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, तो ये तो होते हैं पंक्ति, और ऐसे चलेंगे वो होता है आपका स्तंभ, ठीक है ना। तो संक्रिया लगाते टाइम ध्यान रखना है। तो इसमें आप तीसरे में ये संक्रिया लगाओगे R1 में कि R1 R2 R3 जोड़ोगे ना, तो इनको जोड़ोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। किसमें, R1 में। तो R1 के सभी अवयव 0 हो जाएंगे, अर्थात पूरे सारणी का मान 0 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, अब ये देखो है छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हो, कोई चांस हो ही नहीं, आ ही जाए। देखो सारणिक x 2 y और 4 बराबर कितना है, 0। तो x अनुपात y ज्ञात करना है। आराम से इसका प्रसार कर दो आप। देखो अग्र विकर्ण 4x माइनस पिछला विकर्ण 2y बराबर 0, तो 4x बराबर 2y। x अनुपात y का मतलब क्या है, x अनुपात y का मतलब है x बट्टे y, ठीक है ना। तो ये चीज हमें करनी, x तो इधर है ही, y को इसके भाग में लियो, 2 उधर था ही, ये गुणा में इधर जाके भाग में, ठीक है। तो 1 और 2 यानी x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2, ठीक है ना, कंप्लीट। फिर पांचवें में क्या है, यही चीज पांचवें में देखो 2x माइनस पिछला विकर्ण 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। सेकंड में देखो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। घटा लो दोनों को, घटाने पर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये बच गए प्लस के 2y और ये बच गए माइनस के 3, तो y बराबर क्या आ गया, -3 बट्टे 2, ठीक है, यही आएगा। और इसके बाद में आपको x का मान भी ज्ञात करना है ना, तो x का मान इसमें रख के आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो इसके मेन क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है 17 नंबर और 3 नंबर का आता है, और 90% संक्रिया वाला ही पूछा जाता है, 90%, या फिर चांस बनता है इस टाइप के क्वेश्चन का जिसमें आपके उपसारणिक और सेकंड पूछते हैं, है ना। तो हम बाकी जो क्वेश्चन बच गए जिसमें एग्जाम्पल में दे रखे हैं प्रश्नमाला में, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं जो आपके संक्रिया वाले क्वेश्चन है, उसमें आपके पहला क्वेश्चन देखो, यह है कि पहला क्वेश्चन यहां से है कि 1 1 1 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। और हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। मुख्यतः बात आपको एक ये ध्यान देनी इसमें कि आपको जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान रखना है हमेशा, उसके आधार पर ही हम संक्रियाओं को यहाँ पे लगाएंगे, संक्रिया बना सकते हैं। संक्रिया याद रखने से याद नहीं रहेगी इसमें, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें आप याद रख सकते हो, कुछ अलग लग रही हो तो, ठीक है ना, वरना आप कोई भी संक्रिया याद नहीं रख सकते। आपको जो प्रूव करना है उसके आधार पर आपको संक्रिया स्वयं बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो चीज हम देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, z माइनस एक्स है। पहली बात तो माइनस है बीच में, घटाना है। तो यहाँ पे सीधा देखो क्वेश्चन में देखो ना कि इसमें से इसको घटाओ, यहाँ क्या जाएगा x माइनस वाई, इसमें से इसको घटाओ क्या आ जाएगा y माइनस जेड। साथ में ये भी घटेंगे, एक में से एक जीरो, एक में से एक जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको क्या लिख देंगे x प्लस और x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो आ जाएगा ना x माइनस वाई, ठीक है ना। तो वो संक्रिया हम लगाते हैं कैसे, कि मैंने आपको बताया था
कि इस तरफ से नीचे की ओर चलते हैं, ऐसे नीचे, वो तो होती है क्या, पंक्ति, और ऐसे चलते हैं बराबर में सीधे, वो होता है आपका स्तंभ। संक्रिया में ध्यान रखना। तो हम R1 में लगा रहे हैं, क्या R1 में से हम R2 को घटा रहे हैं। मैंने बोला था दो संक्रिया हम साथ लगा सकते हैं, यहां नाम लिख दो आप संक्रिया। संक्रिया R1 में R1 माइनस R2 और R2 में लगा दो R2 माइनस R3 से। कंप्लीट। अब लगाओ संक्रिया कैसे होगी, एक में से एक गया 0, x में से y, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक, फिर एक में से एक 0, y में से z, y माइनस जेड, ये y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो y प्लस जेड, y माइनस जेड। ठीक है, तीसरे में हमने कुछ चेंज किया नहीं है, सेम की सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लिख दो ऐसे कोष्टक बना के कि चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। लिखना है, ठीक रहता है, नंबर मिलेगा आपको। ठीक है ना, जो चीज क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्टली लिख दी, तो ये चीज आप बता दो कि हमने ऐसे लिखी है इसको, ये सूत्र है कि बीजीय सरल समीकरण। ठीक है ना, फिर देखो आगे आगे हम क्या करेंगे इसमें, कि मैंने एक चीज बताई थी और भी आपको गुणधर्म में, कि अवयव में से हम कॉमन लेते हैं तो सभी अवयव में से कॉमन आता है, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। क्या करेंगे कि सारणिक में ये करेंगे कि R1, तो R1 से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई, इसमें भी इसमें भी, इससे कोई मतलब ही नहीं है, 0 है ये तो R1 से x माइनस वाई, वे R2 से क्या आ रहा है, y माइनस जेड, y माइनस जेड कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर ले तो बाहर क्या आएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ गया, अंदर क्या बचा 0 0 1 1 1 जेड। ठीक है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। सिंपल है। अब इसके बाद आप इसका प्रसार कर दो। प्रसार करते में ध्यान रखना है कि ऐसी पंक्ति या स्तंभ को आप चयन करो जिसमें ज्यादा अवयव शून्य हो, जिसमें ज्यादा यानी एक शून्य हो या दो हो, तीन तो होंगे नहीं, क्योंकि तीन होते पूरी सारणी का मान 0 होगा, तो या तो एक अवयव शून्य या दो शून्य है। ठीक है ना, तो आप उसमें वही स्तंभ या संक्रिया से उसका प्रसार करो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो C1 है, C1 का प्रसार करेंगे हम, C1 का प्रसार करने पर देखो क्या आएगा, प्रसार करने पर C1 का जब हम प्रसार करेंगे, देखो बाहर ये तो कॉमन में है ही x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब हम इसका प्रसार करेंगे, देखो ये तो 0 है, लिख दो सीधा ही, ये भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, वो देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यहाँ बहुत काम आएंगे ये, यहाँ पे प्लस 1 ही है तो प्लस 1। ठीक है, अब इसकी सारणी क्या बचती है, देखो ये गया, ये गया, ये बचती है क्या, अग्रक विकर्ण हो गया y प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे y प्लस जेड, यही है। तो हम इसका करते हैं प्रसार। ठीक है, कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं, बार बार मत लिखो इसको। ठीक है, कि अग्रक विकर्ण देखो क्या है, y प्लस जेड माइनस पिछला विकर्ण, तो इन दोनों के चिन्ह चेंज, माइनस एक्स माइनस वाई, y से y कैंसिल, ये बच गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, हेंस। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज ध्यान रखो, संक्रिया को लगाते जाओ आराम से और प्रश्न को हल करते जाओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7 में क्या है, 7 में आपको सारणिक के बराबर देखो दे रखा है b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। फिर देखा है सी प्लस ए, सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। ठीक है, फिर इधर देखा है ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दे रखा है तो मैं ये साइड ले रहा हूं। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, दो ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के देखते हैं कैसे आ सकते हैं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे देखो,
पहली बात तो 2 बार आ रहा है, मतलब ऐसी कोई चीज ढूंढो कि जोड़ने पर 2 हो जाए, यानी 2 बार आई हुई। देखो सामने पड़ी है आपके कि इसको और मैं इसको जोड़ूं तो देखो 2c बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। फिर इसको भी जोड़े तो क्या बन रहा है, 2a बन रहा है। यानी पहले मैं इसमें लगा देता हूं, किसमें, C1 में, कि C1 में मैं लगा देता हूं C1 प्लस C2, ठीक है। तो देखो C1 प्लस C2 करेंगे तो क्या जाएगा, 2c प्लस a प्लस b, 2ca प्लस b। अब हमें तो क्या बचाना है, हमें तो सिर्फ c तो बचाना है, ठीक है, और 2 तो बाहर आएगा, c बचाना है, तो ये एक्स्ट्रा में बच रहा है। तो देखो यहाँ पे सामने ही पड़ रहा है ना, क्या, C3 कर दो माइनस, कि इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, तो बाकी क्या बचेगा, 2c तो बचेगा, 2 बाहर ले लेंगे, c आ रहा ना, ठीक है। तो ये संक्रिया काम करेगी। आप देखो इस टाइप से आपको ढूंढनी है संक्रियाएं कि कैसे लगेगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके कि 2c, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, फिर मैंने इसको घटा दिया। वैसे इसमें होगा, क्या हो जाएगा, 2r प्लस p प्लस q, और इससे घटेंगे तो क्या बचेगा, 2r, ठीक है। वैसे इसमें देखो क्या बचेगा कि 2z बचेगा, इसमें 2z, बाकी सेम लिख दो, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y, ठीक है। तो क्या करेंगे कि C1 से 2 कॉमन लेने पर, C1 से 2 कॉमन लेने पर, ठीक है, तो 2 तो बाहर आ गया, यानी बाहर वाला 2 तो हमने ज्ञात कर लिया, CRZ, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। तो यहाँ पे देखो क्या चीज आ गई कि 2 आ गया, CRZ, तो ये चीज मैंने ज्ञात कर ली। अब हमें ये 2 लाने और 2 स्तंभ और लाने, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अब कि यहां से देखो मैं C2 में लगा दूं, क्या, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, ठीक है। तो क्या होगा देखो कि 2 बार है CRZ, C2 माइनस, यानी इसमें से ये घटाएंगे, C से C कटेगा, A बचेगा, R से R कटा, P बचा, ठीक है, Z से Z कटा, X बचा। अब क्या बचा इसमें, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, ठीक है। अब मैं आगे संक्रिया लगाऊं कि यहां से मुझे APX को हटाना है, सेम है, C3 में लगा दो, C3 माइनस C2, ठीक है, क्या आएगा, 2 बार ही गुणा में CRZ APX। अब देखो यहाँ A कट गया, P कट गया, X कट गया, तो क्या बचा, BQY, BQY। क्या हमारा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पे नहीं आया अभी तक कि ABC लाना है, ABC लाना है, तो इसको यहां लाना पड़ेगा, इसको यहां लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम C1 और C2 को, ये चिन्ह देखो दोनों तरफ तीर लगाए, C1 एक्सचेंज C2, यानी आपस में चेंज करेंगे। तो मैंने गुणधर्म बताया कि जब हम 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में चेंज करते हैं तो बाहर क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा कि -2 APX, ठीक है, APX CRZ, इन 2 को चेंज कर दिया, ये सेम जगह ही है, BQY। अब ABC है तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा, किसको, C2 एक्सचेंज C3। तो एक बार फिर से हम 2 स्तंभों को चेंज कर रहे हैं, तो बाहर माइनस फिर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और देखो APX, और इसकी जगह आ जाएगा BQY और CRZ, हैंस प्रूव्ड। यानी जो सिद्ध करना में दिया हुआ है उसको साथ में देखते जाओ और उसके अनुसार संक्रियाएं बढ़ाते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है ना। फिर अब हम इसका देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि 8वें में क्या दे रखा है। ये भी देखो, एक नंबर मैंने बता दिया, जब किसी स्तंभ या पंक्ति में 2 अवयव आपस में योग में हो तो उसको हम 2 सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो वो यही कर रहा हूं मैं, देखो क्या आएगा, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, पहले मैंने ये लिया, प्लस पहले 2 स्तंभ तो सेम लिख दो, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर लास्ट में देखो x क्यूब y क्यूब z क्यूब,
ठीक है, इनके बराबर दे रखा है 0। ठीक है, तो हम क्या करें अब कि अब हम ये तो सेम लिख दें, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखो कोई संक्रिया तो इसमें लगाई है नहीं, संक्रिया नहीं लग रही क्योंकि इतना तो सिद्ध करना है एक्स वाई जेड बराबर -1, तो कैसे पता करोगे? तो इसमें कोई कॉमन वगैरह तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन इसमें आ रहा है। क्या आ रहा है? देखो कि R1 से x कॉमन आप सारे में साथ में से ले सकते हो, पूरे में से अलग अलग लिख दो कि R1 से x लिया, R2 से y, वे R3 से z कॉमन लेने पर कॉमन साथ में ले सकते हो, गुणा भी आप तीनों को साथ में करवा सकते हो, तीनों में से साथ कॉमन भी ले सकते हो। लिया, ठीक है, तो लेते ही क्या आएगा, x कॉमन में लिया, y कॉमन में लिया, z कॉमन में लिया, तो पहले में से x ले लिया, क्या बचा 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, कंप्लीट। ठीक, अब ये और ये सेम ही तो है, देखो 1 1 1 इसमें भी है, x y z इसमें भी है, इसमें भी है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इसमें भी। बस चेंज क्या है कि आपस में उल्टे हो रखे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूं कि इसको मैं करूं कि इसको आप यहां ले आओ पहले, तो कि c1 एक्सचेंज c2, जिसके नीचे संख्या लगा है उसके नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z 1 1 1, तो चेंज किया तो बाहर क्या चिन्ह आया, माइनस का। ठीक, प्लस x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो कि C1 और C3 को आपस में चेंज कर दो, तो ये वापस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे आएगा 1 1 1। ठीक है, और x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, प्लस x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब ये दोनों सेम बन गए। ठीक है ना, तो मैं कॉमन ले लेता हूं इनको कि 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, कॉमन लेते ही इसकी जगह तो कितना बच जाएगा, 1, प्लस इसकी जगह ये कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या बचा x y z, और बराबर में से क्या चल रहा है, 0 चल रहा है बराबर में। ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले तो मैं ये ले लूं कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, तो एक्स वाई जेड बराबर -1, ये हमारा सिद्ध तो हो गया, ये याद करना है, लेकिन इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको यहां से छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें से भी मान मिल सकता है, कोई जरूरी थोड़ा ही है, तो इसको मैं वापस लिखता हूं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो तो ये वाला क्वेश्चन ही है, संख्या वही लगाओ, कौन सी कि R1 में से R2 को घटाया, वे R2 में से R3 को घटाया, ये हमने संक्रिया लगाई, तो 0 0 x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, ठीक है, 1z z स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, C1 का हम कर लें प्रसार, C1 का प्रसार। ठीक है, तो ये दो तो 0 आएंगे। ठीक है, पहले प्रसार करने से पहले वो कॉमन लेंगे, जो से उसमें लिया, तो कॉमन क्या आया था x माइनस वाई और y माइनस जेड। ठीक है, फिर हमने प्रसार किया उसका, तो 1 के साथ क्या गुणा हुआ था, 1 के साथ कि ये तो बचा था ये, और आपका ये कॉमन आ गया था, यहाँ पे ये बचा था। ठीक है, और यहां से ये कॉमन आ गया था, एक बचा था यहां से। ठीक है, और यहां से आपका बचा था x प्लस वाई, यानी z माइनस एक्स आया था, यही आया था ना उसमें, मैं पूरा किया नहीं है क्योंकि वो सेम ही है। ठीक है, कर लेना। तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर वाई, कोई मान मिल रहा है या नहीं, नॉट इक्वल है। y माइनस जेड बराबर 0, तो y बराबर जेड, कोई मान नहीं है। z माइनस एक्स बराबर 0, तो z बराबर x। कहने का मतलब है ये कोई चर मान हमें नहीं दे, चर बड़े हैं, अचर मान नहीं आ रहा है। ठीक है ना, सिर्फ z बराबर x, कोई मान थोड़ा ही है, इसका कोई व्यत्वय नहीं, इसलिए x y z बराबर -1, ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो आज हम देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। वो क्या है, a प्लस बी प्लस 2c, a प्लस बी प्लस 2c। ठीक है,
सी सी, फिर यहां पे है ए बी प्लस सी प्लस 2a, ठीक है, यहां पे है ए, फिर उसके बाद में यहां बी सी प्लस ए प्लस 2b, सी प्लस ए प्लस 2b, ठीक है। बराबर में देखो क्या लेके आना है, बराबर में लेके आना है 2a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। तो ध्यान हो गया ना कि a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी का तीनों का योग आना चाहिए। देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इसमें, लेकिन 2c है, लेकिन जैसे मैं a को इसमें जोड़ू 2a बन जाएगा, b को इसमें जोड़ू 2b बन जाएगा। फिर हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे, हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है ना। कैसे कि C1 में संक्रिया लगाऊं, C1 प्लस C2 प्लस C3, देखो इस तरीके से संक्रिया लगा रहे हैं, स्तंभ है, ऐसे संक्रिया लगा रहे हैं तो स्तंभ नहीं है, क्या है, पंक्ति है, ठीक है। देखो संक्रिया लगाई हमने, संक्रिया क्या आया 2a 2b 2c, सेम चीज इसमें आएगी 2a 2b 2c 2a 2b 2c, ठीक है। यहां आएगा a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। तो क्या करें, C1 से 2a प्लस b प्लस c कॉमन में, क्योंकि यहां 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c तो बचेगा। तो बाहर देखो मैंने लिख दिया 2a प्लस b प्लस c, क्या बचा 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि आप प्रसार करते टाइम ये देखो कि किस में ज्यादा जीरो है, किस में ज्यादा अवयव है वो जीरो है। यहां पे देखो जीरो कैसे बना सकते हैं कि एक में से एक गया जीरो, ए में से एक गया जीरो, बी में से ये घटाएंगे तो कुछ जीरो वगैरह नहीं अलग आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 2 अवयव क्या मिल रहे हैं, जीरो मिल रहे हैं, है ना। तो वो चीज कर लो क्या कि R1 में लगा दें, R1 में संक्रिया R1 में से R3 को घटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 2a प्लस b प्लस c, 2a प्लस b प्लस c, देखो 1 में से 1 गया जीरो, a में से a गया जीरो, b में से ये घटाएंगे, ठीक है। तो क्या देखो 2b है, माइनस का आएगा ना, देखो माइनस c माइनस a और माइनस b, क्योंकि b इसमें से घटाएगा, ये माइनस 2b है तो माइनस का b बच जाएगा, ठीक। बाकी सेम लिख दो 1 1 b प्लस c प्लस 2a, और ये बच गया आपका a, और यहां पे बच गया थोड़ा दूर लिख दे माइनस सी माइनस ए माइनस b c प्लस a प्लस 2b, c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। अब हमें पता है सीधा ही कि R1 में 2 अवयव शून्य है, R1 में 2 अवयव शून्य है, तो R1 का हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रसार करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 2a प्लस b प्लस c, 2a प्लस b प्लस c, फिर देखो 2 तो जीरो है ही, 0 प्लस 1, तो 1 में देखो 1 क्या, ये c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, ठीक है। तो देखो ये आपके जो स्तंभ गया, ये इसकी पंक्ति गई, ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई, बाकी ये बच गए देखो a ठीक है। फिर इस तरफ से करो, ये क्या आएगा माइनस b माइनस c माइनस 2a, माइनस b माइनस c माइनस 2a, यहां पे देखो माइनस है साथ में, ये रहा माइनस माइनस, ठीक है। क्या बचेगा देखो 2a प्लस b प्लस c, ठीक है, प्लस माइनस c माइनस a माइनस b, यहां पे क्या बच रहा है देखो वही है ना, माइनस a माइनस b माइनस c, दोनों को गुणा कराएं, इसमें भी माइनस कॉमन इसमें माइनस कॉमन, प्लस और एक एक कितना हो जाएगा, तो यहां पे इंटू है कि 2a प्लस b प्लस c, और यह जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, हो गया ना 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ठीक है ना। तो आगे से आगे सिद्ध करते जाओ, अपने आप आपको पता चलेगा। एक चिन्हों का ध्यान रखना है, और
गुणधर्म पूरे दिमाग में रखना है, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। स्वरूप बताया मैंने 4 हो, वो ज्यादा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब जो बाकी बच गए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, जितने भी 15-16 क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट पूरे देखेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करें, तब तक के लिए धन्यवाद।